हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी गो चैनल पर। तो अपन ने इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 टॉपिक पढ़ लिए थे ऑलरेडी। अभी अपन नए टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मेरा स्टैंडर्ड पता ही है कि अपन पढ़ाई कैसे करेंगे कि अपन उसके अंदर इन डेप्थ तक पूरा सिस्टमेटिक सारी स्टडी खत्म करेंगे। उसके रिलेटेड सारे टॉपिक्स अपन पहले पढ़ लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको यूपीएससी के अंदर जो अभी क्वेश्चन का पैटर्न है बहुत चेंज हो गया है। अभी यूपीएससी एक्चुअली नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग नहीं करता है। अभी यूपीएससी एकदम इन डेप्थ स्टडी पूछ रहा है, तो अपने को उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइनली स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। सबसे पहले इसके अंदर आज अपन 2 मतलब 2.3 और 2.4 पढ़ेंगे। एक तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है ग्रुप ऑफ 7 पर्सन G7 पर्सन। उससे पहले अपन G7 पढ़ेंगे, उसके बाद WTO पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले G7 पढ़े। तो अभी क्यों मतलब मे मंथ की जो विजिन मैगजीन है, भाई G7 की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये टॉपिक क्यों आया है इंटरनेशनल रिलेशन में? तो अभी क्या हुआ, G7 ग्रुप की 49 समिट हुई थी रिसेंटली हेल्ड इन हिरोशिमा जापान। अगर कुछ मतलब अपन 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं ना, कोई छोटे एग्जाम्स देता है अगर कोई बंदा, तो वो ये क्वेश्चन पढ़ सकता है कि भाई 49 समिट कहाँ हुई थी G7 की, तो हिरोशिमा जापान के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील को इन्वाइट किया गया था इस समिट के अंदर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को। ठीक है, सबसे पहले अपन यही पढ़ लेते हैं कि G7 होता क्या है। ठीक है, मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ कि देखो G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं। तो मतलब पहले मैं बता रहा हूँ आपको G7 कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है। G7 के अंदर सिंपल याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले US और UK 2 कंट्रीज़ को आप याद रखना कि ये मोस्टली सभी जगह इनका मतलब रोल है। तो G7 में भी है, G20 के अंदर भी है और G8 के अंदर भी है। तो US UK। ठीक है, तीसरा है फ्रांस। जो फ्रांस का है परमानेंट मेंबरशिप के अंदर भी फ्रांस का नेम है। और परमानेंट मेंबरशिप में 5 कौन है, तो US UK फ्रांस और रशिया एंड चाइना। ठीक है, 5 कंट्रीज़ है। लेकिन अभी G7 की बात चल रही है तो वहाँ पे US UK और फ्रांस 3 तो याद हो गए। चौथा है जर्मनी, 5वां है जापान, 6ठा है इटली और 7वां कनाडा। याद रखना, कनाडा और US क्या नाम है, अभी आपको याद रखना पड़ेगा इसको, US UK फ्रांस जर्मनी जापान इटली और कनाडा। उसके बाद G7 और G7 के बाद G8 कंट्रीज़ में क्या है, तो रशिया को इंक्लूड करते ही G7 G8 बन जाता है। और G20 के अंदर G8 तो इंक्लूड है ही, प्लस उसके अंदर मतलब दूसरे 8 कंट्री के अलावा 12 कंट्रीज और है, जिसके अंदर अपना भारत महान जो जय हिंद अपना भारत भी है उसके अंदर है। उसके अंदर देखो मैं नंबर वाइज बता देता हूँ। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्राज़ील, उसके बाद चाइना और यूरोपियन यूनियन, इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी जैसे एक UPSC EPOPO का एग्जाम हुआ था 2 जुलाई को, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि G20 कंट्रीज़ के अंदर मतलब उसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही आए थे UPSC के पैटर्न में कि G20 कंट्रीज़ के अंदर 20 कंट्रीज़ होती है। तो क्या, चलो आप बताओ, G20 कंट्रीज़ में 20 कंट्रीज़ नहीं 19 तो कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन होता है। ठीक है, अब उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया था इतना सा सिंपल। तो अगर अपने को ध्यान है कि यूरोपियन यूनियन है, हाँ 20 उसके अंदर है बॉडीज़, पर 19 तो कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी 27 कंट्रीज़ है, 26-27 कंट्रीज़ है अभी ब्रिटेन हटने के बाद। तो आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका क्वेश्चन अभी आया है सिंपल। तो अपने को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा तभी अपने को याद होगा। नाम ध्यान रखना है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, उसके बाद चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ठीक है, रशिया ने G7 को कब ज्वाइन किया था, 1998। उसके बाद ये G8 बन गया था, लेकिन 2014 में इसको वापस मतलब G7 में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन का एक क्रीमिया वाला रीजन को हत्या लिया था। यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड द एनुअल समिट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन मेंबर नहीं है G7 का मेंबर नहीं है, बट एनुअल समिट को अटेंड करता है। ये G20 का मेंबर है। उसके बाद G7 की अचीवमेंट्स क्या है, तो G7 ने क्या किया है कि एक मतलब G7 सबसे पहले प्लेड क्रूशियल रोल इन सेटिंग अप ए ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स इन 2022। कि मलेरिया है और एड्स है उनकी मतलब 2002 में उनके फाइट करने के लिए ग्लोबल फंड को सेटअप करने का काम किसने किया था, G7 ने। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा अगर UPSC प्रीलिम्स क्लियर करनी है तो अपने माइंड सेट को वैसा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल UPSC कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखना है, G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स एग्री टू बेक ए ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%। एंड मतलब ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमम टैक्स GMT बोलते हैं उसको, एटलीस्ट 15%। और मल्टीनेशनल कंपनीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज पे एटलीस्ट 15% GMT लगेगा।
तो ये GM जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है G7 के, उन्होंने इस बात को डिसाइड किया है एग्री टू बेक कि हमको एक मिनिमम टैक्स सिस्टम चाहिए। और आपको पता है कि बेस इरोजन एंड टैक्स शिफ्टिंग, इससे बचने के लिए जो अपन बेस इरोजन एंड टैक्स शिफ्टिंग के जो रूल्स लेके आए हैं, अभी ये आपने सुना नहीं होगा, बट कहने का मतलब ये होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि टैक्स हेवन कंट्रीज होती है, जो जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर टैक्स बिल्कुल जीरो है, तो उस वहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज वहाँ इन्वेस्ट कर देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे को वो क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए उसको 3-4 कंट्रीज़ के अंदर रूट कर लेते हैं, तो उससे क्या टैक्स बच जाता है। इसलिए G7 लेके आया है कि भाई एटलीस्ट 15% होना चाहिए हर मल्टीनेशनल कंपनी में, भले वो कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी काम कर रही हो। इन 2015 मेंबर्स लॉन्च द ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम टू टैकल क्लाइमेट चेंज थ्रू क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। याद रखना ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम किसके लिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आता है, एक बार हरियाणा PCS में क्वेश्चन कुसुम योजना आ गया था, तो सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा ध्यान रखना। G7 बाय द मेंबर्स, अब G7 क्या है उसका काम, तो 25% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन करता है उस वो मतलब वर्ल्ड का जो 25% है वो कौन, G7 उसको मतलब एमिशन करने का काम करता है। ग्लोबल GDP का 46% हिस्सा किसका है, G7 का। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो G7 के अंदर कितनी है, तो 10% पॉपुलेशन वर्ल्ड की कहाँ है, G7। ये क्वेश्चन अभी UPSC BPFO में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि मतलब उसमें भी ऐसे ही था कि क्वेश्चन बॉडी दूसरी थी बट क्वेश्चन सिमिलर था कि तो। और आपके UPSC मेंस के अंदर भी ये काम आएगा डेटा कि भाई G7 कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो 46% तो ग्लोबल GDP और 10% पॉपुलेशन को। ठीक है, आगे आ जाओ। अभी अपन ने एक चीज़ यहाँ G7 खत्म हो गया है। अब इंडिया ने 10 पॉइंट का एक्शन प्लान लेके आया है, किसके रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम करंटली फेसिंग द वर्ल्ड। ठीक है, जो करंटली प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही है, फूड, हेल्थ एंड डेवलपिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड 10 पॉइंट के एक्शन प्लान कौन लेके आया है, तो इंडिया। ठीक है, उसके अंदर क्या है, इंक्लूसिव फूड सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल, डिपोलिटाइज द ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन, डेवलप करना एक अल्टरनेटिव मॉडल को डेवलप करने का काम भी कौन करेगा, मतलब इंडिया बोल रहा है, इंडिया की ये एक्शन प्लान है, मतलब हमको ये एक्शन काम करना है। ठीक है, ये इंडिया उन मतलब कामों को और इंडिया अग्रसर रहेगा। कौन कौन से, एक तो सबसे पहले हम एक ऐसा फूड सिस्टम बनाएंगे इंक्लूसिव जो मोस्ट वनलेबल सेक्शन तक भी पहुंच रखेगा। दूसरा, ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को डिपोलिटिसाइज करेंगे। उसके बाद एक अल्टरनेटिव मॉडल जो फर्टिलाइजर्स के लिए एक अल्टरनेटिव मॉडल को डेवलप करने का काम करेंगे। स्टॉप फूड वेस्टेज, जो फूड वेस्टेज होता है उसको स्टॉप करने का काम करेंगे ताकि फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सके। डेवलपमेंट मॉडल इंस्पायर्ड बाय द नीड ऑफ ग्लोबल साउथ, होलिस्टिक हेल्थ केयर को प्रमोट करना कर देंगे। मिलेट को अडोप्ट करना, रिसाइलेंट करना, हेल्थ केयर सिस्टम को रिसाइलेंट करना। प्रमोट डिजिटल हेल्थ केयर को प्रमोट करने का काम है। इंश्योर मोबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी मोबिलिटी को इंश्योर करने का काम भी किसका होगा। ठीक है, ध्यान रखना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डिजिटल हेल्थ केयर को प्रमोट करना, हेल्थ केयर सिस्टम को रिसाइलेंट करना और मिलेट को अडोप्ट करना। ठीक है, उसके अलावा फूड सिस्टम को इंक्लूसिव फूड सिस्टम होना चाहिए। ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को क्रिएट करना है, डिपोलिटाइज करना है मतलब। ठीक है, अल्टरनेटिव मॉडल बनाना है फर्टिलाइजर्स का। ये एक्शंस प्लान है, ये हमको भविष्य में एक्शन लेने हैं। ठीक है, अभी क्या है, G7 का जियो पॉलिटिक्स में रीजन क्या है, तो इकोनॉमिक पावर। कि मतलब G7 क्या करता है, इकोनॉमिक पावर प्रदान करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑर्डिनेंस और फाइनेंशियल रेगुलेशन से, और एड्रेस करता है इकोनॉमिक चैलेंजेस अगर कुछ आ जाते हैं तो उसको चैलेंज करने का काम G7, क्योंकि G7 इस वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनका एक ग्रुप बन चुका है G7 यानी 7 कंट्रीज़ का। तो उन कंट्री के डिसीजन ऐसा होता है कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से है, तो इससे ये रहता है कि ये एक अपने अपने कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरह से सिर्फ समझाने की पर्पज़ से बोल रहा हूँ, ये कोई लिखा कहीं नहीं है, बस ये आपको बता रहा हूँ कि ये G7 के डिसीजन है। तो लोग मानने के लिए मतलब उसके लिए छोटी कंट्रीज तो उसको वैसे ही मान लेती है क्योंकि 7 बड़ी कंट्रीज इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इकोनॉमिक पावर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंशियल, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को क्या करते हैं कि भाई पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ठीक है, उसको भी मतलब ये भी एक तरह से G7 का रोल है उसके अंदर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने का काम करते हैं। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है। उसके बाद कैटेगराइज फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, इट हैज प्लेड ए की रोल इन द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, why it is not much effective, limited representation and exclusive of key players. This limited representation has been criticized, उसको क्रिटिसाइज किया गया है for not adequately reflecting the diversity of global economic and political landscape। समझो मेरी बात को
ये इफेक्ट G7 इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन एक्सक्लूजन ऑफ की प्लेयर्स, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया अभी तक इसके इंक्लूड नहीं है G7 कंट्रीज़ के अंदर। और ये डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी पूरा नहीं करता है कि भाई एशिया के अंदर सिर्फ अभी एशिया के अंदर चाइना है और जापान कंट्रीज़। तो अगर एशिया में से कम कंट्रीज होगी, जो एशिया बड़े कॉन्टिनेंट है तो उससे भी कंट्रीज और भी होनी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो उससे क्या होगा कि एक डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, G7 कंट्रीज़ के अंदर जो सदस्य है उनका अलग अलग इंटरेस्ट है, उसकी भी दिक्कत आती है। उसके बाद क्योंकि G7 कंट्रीज़ है, अगर किसी चीज़ से यूएस को नुकसान है तो वो उसके अंदर G7 को वो काम करने नहीं देगा। तो उनके जो अपन कंट्रीज के पर्सनल हित भी इसके अंदर आ जाते हैं। चेंजेज इन ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल डायनेमिक्स में चेंज हो रहा है G20 के कारण, सच एज द G20, क्योंकि अल्टरनेट फोरम बन रहा है। G20 के अंदर 20 कंट्रीज़ है और वो वर्ल्ड के बहुत बड़ी इतनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो G7 कंट्रीज से लोग दूर भाग रहे हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीड अपॉन पॉलिसीज इन हिंडर्ड कंसिडरेशन डिफरिंग पॉलिटिक्स एंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ग्लोबल चैलेंज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है G7 की इंडिया के लिए? अगर अपन पूछे कि G7 की अपॉर्चुनिटी क्या है, तो इंडिया के पास ऑप्शन है, वो बन सकता है G7 का मेंबर्स, क्योंकि अभी उनको स्पेसिफिकली इन्वाइट किया गया है। ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है इंडिया के लिए, क्योंकि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट अगर G7 के थ्रू किया जाता है तो ये क्रूशियल ब्रिज होगा बिटवीन G7 इकोनॉमीज एंड द ग्लोबल साउथ। उसके बाद काउंटरिंग चाइना, ठीक है, और गुड रिलेशन विद G7 विल एनहांस इंडियाज जो वीटो है, गुड रिलेशन G7 के साथ जो गुड रिलेशन है वो एनहांस करेंगे इंडियाज वॉइस एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर इंडिया की वॉइस को जो रिकग्नाइज करने, एनहांस करने का काम करते हैं वो, मेरी बात सुनो। गुड रिलेशंस विद G7 विल एनहांस इंडियाज वॉइस एट द ग्लोबल लेवल। एक तो इंडिया की जो अभी चल रही है, अभी आपको पता है कितनी इंडिया की वैल्यू बढ़ गई है, तो इंडिया को ग्लोबल पोजीशन प्रोवाइड करने का काम भी करेगा G7। और अगर ऑलरेडी हम प्रोवाइड मतलब मिल चुकी है तो उसके अंदर इंक्रीमेंट ही करेगा, अपनी वैल्यू को एडिशन करेगा इंडिया। उसके बाद कंसर्न क्या है? तो कंसर्न ये है कि इंडिया स्टेट हैज़ बीन डिप्लोमेटिक, ठीक है, और ऑल्सो इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द G7 हैव कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू। फॉर इंस्टांस दे आर अपोजिंग फूड सब्सिस्टेंट वाइल इंडिया इज इन फेवर ऑफ फूड सब्सिडीज। उसके बाद कमिटमेंट, इनिशिएटिव लाइक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटेस्ट स्पीड। मेरी बात सुनो, एक तो क्या है कि एक तो ओपिनियन का चेंज हो जाता है, ये सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि इंडिया जैसे G7 है तो इंडिया रशिया के अगेंस्ट अभी चाइना और रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हुआ, तो इंडिया डिप्लोमेटिक रीजन के कारण किसी के साथ दे नहीं पाया। तो ये एक तरह से, क्योंकि अगर G7 का साथ होता तो रशिया की दोस्ती कम पड़ सकती थी। तो स्ट्रेटेजिक रीजन के हिसाब से देखें तो G7 में पार्ट बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया G20 कंट्रीज़ के अंदर पार्ट बना हुआ है। कमिटमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटमेंट करने का काम भी करता है। इनइफेक्टिवनेस, G7 इज नॉट टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स फॉर रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुपिंग टू रिफ्लेक्ट मॉडर्न डे जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हो गया। उसके बाद G7 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आफ्टर ग्लोबल मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक WTO और वर्ल्ड बैंक की तरह ग्लोबल मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन है G7 भी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक इसको कंपेयर कहाँ से किया गया है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेकिंग द अब close cooperation with the G7 will be beneficial for India in fulfilling a aspiration like reforming the global economic order, mitigating climate change, promote करना green growth को, making the world immune to future pandemics and constructing trusteeship supply। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि भाई G7 किसके लिए बेनिफिशियल है? इंडिया के लिए भी है। और रिफॉर्म कहाँ लेके आने? एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर एक चेंज को, मतलब क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, प्रमोट करना ग्रीन ग्रोथ को, और मेकिंग द वर्ल्ड इम्यून टू फ्यूचर पेंडेमिक्स। कुछ समझ में आया है आपको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ा है G7 के अंदर? तो G7 के अंदर कंट्रीज कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो UK, US, फ्रांस, और उसके अलावा जर्मनी, इटली और जापान, और एक है अपने सबसे कनाडा। G8 के अंदर रशिया है, लेकिन 1994 में पहले रशिया को इंक्लूड भी किया था, 1998 में, सॉरी। और उसके बाद 2014 में इसको क्रीमिया की हत्याने के बाद इससे वापस छीन ली गई। उसके बाद G20 कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सा है? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया भी है, उसके अंदर ब्राज़ील भी है, उसके बाद चाइना है, उसके अंदर इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है। इस तरह सो मेनी नेशन, मतलब G20 नेशंस का पार्ट है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड द एनुअल समिट, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। G7 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपन ने पढ़ लिया है। अब बाकी WTO का टॉपिक भी अपन कल लेकर आ जाएंगे। G7 कंट्रीज़, अभी अपने को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है UPSC का, मेन अपना फोकस ये होना चाहिए कि अपन उसकी एक टू शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि UPSC कैन आस्क एनीथिंग। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है, अपने को पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है।
थैंक यू। आप चैनल देख रहे हैं, अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल हम WTO पढ़ाई करेंगे, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।